इस्लामाबाद में कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ भी शरीक हैं। कौमी सलामती कमेटी इजलास में पाक ईरान कशीदगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों की वफाकी कापीना तौसीक करेगी। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी खालिद, अपडेट कीजिएगा इस इजलास के हवाले से। खालिद से इस हवाले से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद में कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ्स भी शरीक हैं। कौमी सलामती कमेटी इजलास में पाक ईरान कशीदगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों की वफाकी काबीना तौसीक करेगी। इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ शरीक हैं। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी खालिद, अपडेट कीजिएगा इस इजलास के हवाले से। जी देखिए जी, कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस वक्त और निगरान वज़ीर आज़म इजलास की सदारत कर रहे हैं और इस इजलास में तमाम भी आज के इजलास में शरीक हैं। उसका यत्नकारी एजेंडा है जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हालिया जारी है, खासकर जो खालिद महमूद हमारे साथ हैं और वो इस सिलसिले में हमें अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ्स भी शरीक हैं। कौमी सलामती कमेटी इजलास में पाक ईरान कशीदगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों की वफाकी काबीना तौसीक भी करेगी और इस हवाले से भी अहम इजलास वफाकी काबीना का तलब किया गया है। यक निकाती एजेंडा है, पाक ईरान कशीदगी के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। इस्लामाबाद में कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ्स भी शरीक हैं। जी बिल्कुल, कौमी सलामती कमेटी इजलास में पाक ईरान कशीदगी के हवाले से बातचीत की जाएगी। कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों को वफाकी काबीना तौसीक करेगी। खालिद महमूद से एक दफा फिर से जान लेते हैं। जी खालिद, बताइएगा। जी देखें जी, निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है और ये तकरीबन 1.5 घंटे से ये इजलास जारी है और आज के इजलास का जो एजेंडा था वो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो हालिया कशीदगी है उसका जायजा लेना था। खासकर जो पाकिस्तान ने जो अभी कार्रवाई की ईरान के हमले के बाद, उसकी तमाम तफसीलात से हुकाम की जानिब से है वो ब्रीफिंग दी गई है और जो इसके हवाले से निगरान वज़ीर ख़ारजा आज के इजलास में शरीक हैं। उन्होंने जो राब्ते हुए हैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ, ईरानी हुकूमत के साथ और दीगर जो ममालिक जिन्होंने मेडिएशन का किरदार अदा किया था, उस हवाले से भी तमाम शुरका को आगाह किया है। ये यकनिकाती एजेंडा था जिसपे ईरान की जो कशीदा सूरत हाल है पाकिस्तान के साथ, उस पर तफसीली गौर किया गया है और आइंदा की जो हिकमत अमली है वो तय की गई है। कमेटी की जानिब से कुछ सिफारिशात जो है तैयार की जाएंगी तो कैबिनेट को भेजी जाएंगी और कैबिनेट उन की तौसीक करेगी, जिसके बाद आइंदा की जो ईरान के साथ हमारे दो तरफा अमूर हैं उसके बारे में किया जाएगा, क्योंकि दोनों मालिक के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात हैं वो इस वक्त खत्म हो चुके हैं और पाकिस्तान ने अपने सफीर को भी वापस बुला लिया है, जबकि ईरानी सफीर जो हैं उनको भी ईरान में जो मौजूद थे वहीं उनको रहने का हुक्म दिया गया था। इसके अलावा जो बायलेटरल इशू है उसमें भी मुअत्तल हो गए थे दोनों ममालिक के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी थे, उसके बारे में भी तफसीली गौर किया जा रहा है। ठीक है खालिद महमूद, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। कशीदगी के बाद पाकिस्तानी और ईरानी हुकाम के दरमियान मुस्बत पैगामात का तबादला। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से ईरानी हममनसब का राब्ता, सफारती ताल्लुकात की बहाली पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से तुर्क हममनसब ने भी राब्ता किया। जलील अब्बास जिलानी ने बताया कि ऑपरेशन मर्ग बरसरे बिजार का मकसद ईरान में दहशतगर्दों के कैंपों को निशाना बनाना था। पाकिस्तान को कशीदगी में कोई दिलचस्पी या फिर ख्वाहिश नहीं है। कशीदगी के बाद पाकिस्तानी और ईरानी हुकाम के दरमियान मुस्बत पैगामात का तबादला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इस हवाले से कल शेर नजर आया, ऐसा ना हो आपकी तादाद देकर वापस घर में झुककर बैठ जाए। पंजाब के अवाम मियां साहब को चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहते। वो चौथी बार किसी ना किसी तरीके से उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। मेरा फिक्र ये है कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से परेशान हैं, तकलीफ में हैं और मैंने इस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबले करने के लिए एक 10 नुकाती एजेंडा पेश किया है।
दूसरी जानिब मरियम नवाज ने एक बार फिर बानी पीटीआई को निशाने पर रख लिया। खानेवाल में जलसा-ए-आम से खिताब में बोली, क्या नवाज शरीफ ने कहा था हुकूमत से निकलो तो साइफर लहराओ? सियासत में उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। जब निकलो तो झूठा साइफर लहरा दो। क्या नवाज लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाते हो? मैं बताऊं लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि इक्तदार से जब निकलो तो झूठा साइफर लहरा दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि कौमी सलामती को खतरे में डाल दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि 9 मई को रियासत पर, पाकिस्तान पर हमला कर दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि पुलिस वालों के सर डंडों से तोड़ दो, उन पर पेट्रोल बॉम्ब चलाओ? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि जाली जमाती इंतखाबात कराओ? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि शुहदा की यादगारों पर हमला करो, वहां आग लगाओ? सियासत में उतार चढ़ाव आता है, अच्छा बुरा वक्त आता है, आसान मुश्किल वक्त आता है, लेकिन शेर वो होता है, लीडर वो होता है, सियासी कारकुन वो होता है जो मैदान छोड़ के मत भागे। आज मैदान में मुकाबला करने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। आवाम जानती है कि महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून नहीं है। और चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, मैं बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूं, मुश्किल वक्त में कभी किसी को नहीं छोड़ा। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात ना लड़ने देना कौन सी जमहूरियत है? 8 फरवरी को पीटीआई के नामजद अफराद ही कामयाब होंगे। बानी पीटीआई के खौफ से दोनों लाडलों की नींदें हराम हैं। नून लीग के खाली इज्तिमा सबूत हैं। अवाम ने लाडलों को मुस्तरद कर दिया। लाडलों में अवाम का सामना करने की जुर्रत नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़े हैं और साथ ही रहेंगे, साथ ही रहेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो जीतेगा भी। अहम खबर आपको देते हैं। पीपल्स पार्टी लाहौर के उम्मीदवार मंजर अब्बास खोखर का टाउनशिप में दफ्तर पेट्रोल बम से जलाने का इल्जाम। कहा, नामालूम अफराद गेट पर पेट्रोल बम फेंक कर फरार हो गए। तमाम बैनर्स और फ्लैक्स जल गईं। मंजर अब्बास खोखर ने थाना टाउनशिप में पर्चा दर्ज कराने के लिए दरखास्त भी दे दी है। अफजाल तालिब हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अफजाल, बताएगा क्या माजरा हुआ, ये क्या बताया गया, क्या सामने आया? हाँ जी, एक्चुअली बात यह कि ये जो है जनरल इलेक्शन के हवाले से हल्का NA 127 जहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके नीचे 162 PP जो है वहाँ मंजर अब्बास खोखर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हवाले से ये लाहौर का वाहिद हल्का है जहाँ पे सियासी सरगर्मी जो है वहाँ रूज में पीपल्स पार्टी और PTI और खासतौर पर जो है मुस्लिम नूंग बड़ी सरगर्मी अमल है। तो लाहौर में सबसे ज्यादा जो है इस तरफ तमाम सियासी जमातें जोर लगा रही हैं। तो गुज़श्ता रात मंजर अब्बास खोखर का जो मरकज़ी दफ्तर है टाउनशिप है, वहाँ पे नामालूम अफराद की तरफ से जो है पेट्रोल के जो है वहाँ पे फेंका गया, जिसके बाद उनकी तमाम स्क्रीनें जो है वो जल गई। तो इस हवाले से उन्होंने मंजर अब्बास ने इस हवाले से शदीद एहतजाज किया, बल्कि साबिक़ गवर्नर चौधरी गुलाम सरवर ने भी इस हवाले से अपने जो है वो बयान जारी किया है। तो इस हवाले से जो है मंजर अब्बास खोखर ने मकामी थाने में दरख्वास्त दी थी, लेकिन ताहाल वहां तक अभी तक पर्चा दर्ज नहीं हो सका। इसलिए हवाले से पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा उनमें शदीद गम गुस्सा का इज़हार किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि इस तरह की जो है भोंडी हरकतें जो है वो हमारे मकसद को जो है वो जो है पीछे नहीं हटा सकती। लिहाजा इस हवाले से वो अपना लाहौर के जो सदर असलम गिल, उनका कहना है कि चूंकि बिलावल भुट्टो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अफजाल तालिब आप हमारे साथ रहेगा, नुमान शेख भी हमारे साथ है, उनसे भी मजीद जान लेते हैं। जी नुमान, बताएगा पुलिस ने अभी तक इस बारे में क्या तहकीकात की हैं, क्या शवाहिद मिले हैं इस बारे में, और क्या किसी को नामजद भी किया गया? जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस ने जो है वो उनका ये कहना है कि हालात जो है वो तस्दीक तलब है, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी की जानिब से दरखास्त दी गई थी उसमें गुज़िश्ता रात ये बताया गया था कि 2 मोटरसाइकिल सवार आए हैं और उन्होंने पेट्रोल बम फेंके, जिससे फ्लैक्स को आग लगी और इसके अलावा बैनर्स को आग लगी। तो उसके बाद जब 15 की कॉल पर पुलिस वहां पे पहुंची थी तो हालात नोट कर लिए थे, लेकिन वहां पे पेट्रोल या किसी तरह का कोई शीशा होने का ऐसी चीजें नहीं मिली थी जिससे पता चले कि तस्दीक हो सके कि पेट्रोल बम फेंके गए थे। लेकिन आज जब एप्लीकेशन आई है तो उसमें साथ ये भी लिखा गया है कि अंदर से 2 लाख रुपया और इसके अलावा फर्नीचर जो है वो भी साथ ले गए हैं। तो पुलिस का ये कहना है कि तस्दीक तलब हालात है, क्योंकि अगर फर्नीचर गया है तो उसके लिए कोई ट्रक वगैरह आना जरूरी था या कोई चीज ऐसी आनी जरूरी थी। और इससे पहले इन्होंने जिस वक्त वहां पे मौके पे पुलिस पहुंची है तो इन्होंने कोई नकदी का या किसी तरह का जिक्र नहीं किया था। तो पुलिस का ये कहना है कि हालात तस्दीक तलब है, अभी तस्दीक हो रही है, इसके बाद जो है ज़ाब्ते की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन ताहाल जो है अभी पुलिस ये देख रही है कि ये मामला किस नौयत का, आग किस तरह लगी। जी ठीक है।
نعمان شیخ افضال طالب، بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایم کیو ایم کے رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ درجنوں چھوٹے اور 7-8 بڑے انتخابی جلسوں کے بعد اس شہر کی نمائندگی، اس شہر کی رائے، اس شہر کا مینڈیٹ سامنے آ چکا ہے۔ الحمدللہ کراچی کے نمائندوں کو واپس ملنے جا رہا ہے۔ الحمدللہ کراچی کے لوگوں نے دوبارہ اپنے حقیقی قیادتوں کو، اپنے حقیقی نمائندوں کے حق میں عوامی جلسوں میں شرکت کر کے مینڈیٹ پہلے ہی دے دیا ہے۔ بروز اتوار 2023 21 جنوری کو شام 4 بجے کل کراچی کی رائے، کراچی کے مینڈیٹ پر عوامی مہر لگے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ تمام لوگوں سے، تمام صحافیوں سے، تمام چینلز کے مالکان سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس شہر کا حق سمجھا جائے۔ کل شہر کا فیصلہ 21 جنوری کو اس شہر کا فیصلہ آنا ہے، جبر کے ہارنے کا اعلان ہونا ہے۔ صبر اپنے امتحان پہ پورا اترا ہے، اس کا اظہار ہونا ہے۔ تو آپ دکھائیے اپنے کیمرے کی آنکھوں سے کل یہ شہر اس جلسے گاہ میں جتنے لوگ آ سکتے ہیں، پرسوں 21 جنوری بروز اتوار 2024 ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بار صحیح نمائندے اور صحیح مینڈیٹ پاکستان میں بھی اور خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں میں واپس آئیں گے تو پاکستان کی جمہوریت کو جو تقویت پہنچے گی، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی معاشرت کو، پاکستان کی عزت اور استحکام کو جو طاقت ملے گی، وہ خود جمہوریت کی بقا کے لیے ایک بہت بڑی گواہی ثابت ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس یقین کے ساتھ اتوار کو ہم نے اپنے لوگوں کو، جن کے ہاتھ سے یہ شہر چھین لیا گیا تھا گزشتہ اس گزرے ہوئے سال میں، ہم نے قطرہ قطرہ، آہستہ آہستہ، کریا کریا، قطرہ قطرہ، گلی گلی، محلہ محلہ، ٹاؤن ٹاؤن جا کر شہر کو، اس کے حقیقی لوگوں کو واپس لوٹایا ہے۔ کراچی لو ہم آ گئے ہیں، آپ کے بیٹے، آپ کے وکیل، آپ کا مقدمہ لڑنے والے، آپ کی عزتوں اور حقوق کے پاسبان کل گزرا ہوا لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن میں سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالرحمان اسلم کے ساتھ ڈکیتی کی واردات، پولیس نے سابق کرکٹر عبدالرحمان کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالرحمان فیملی کے ساتھ گھر واپس آ رہے تھے۔ اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ عبدالرحمان کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور سابق کرکٹر عبدالرحمان فیملی کے ساتھ گھر واپس آ رہے تھے کہ ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ نواب ٹاؤن میں سابق کرکٹر عبدالرحمان اسلم کے ساتھ ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا اور اس پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ آپ کو اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سابق کرکٹر عبدالرحمان فیملی کے ساتھ گھر واپس آ رہے تھے کہ ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا اور اس پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ نواب ٹاؤن میں سابق کرکٹر عبدالرحمان اسلم کے ساتھ ڈکیتی کا یہ واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے سابق کرکٹر عبدالرحمان کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بات کریں گے اپنے نمائندے مشرف شاہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی مشرف، اس حوالے سے مزید بتائیے۔ جی بالکل، نواب ٹاؤن پولیس نے کرکٹر عبدالرحمان کے ساتھ ہونے والی ڈکیتی کی واردات کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقدمہ کرکٹر عبدالرحمان کی مدعی میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ 392 کی دفعات کے تحت درج کیا۔ کرکٹر عبدالرحمان کا کہنا تھا وہ فیملی کے ساتھ گھر واپس آ رہا تھا، گھر کے قریب پہنچا
तो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने फैमिली पर पिस्टल तान लिया और असले के तौर पर 3 लाख से ज्यादा मालियत की मुल्की और गैर मुल्की नकदी और दीगर सामान लूट लिया। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर सईद अली नासिर रिजवी ने वाक़या का नोटिस लेते हुए मुकदमा के इंदराज और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए एसपी सदर डिवीजन सिदरा खान की निगरानी में टीम तश्कील दी है। एसपी सिदरा खान का कहना था कि वाक़या के मुताल्लिक शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, जल्द ही मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी मुशर्रफ साहब हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। उधर वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई का जेल पे साइफर ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। हाई कोर्ट के पास ख़ुसूसी अदालत की हैसियत को ख़त्म करने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 नवंबर 2023 का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दूसरी जानिब बलोचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब हो गया। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकसई कहते हैं बलोच ख़वातीन का भारत में तैयार होने वाला ड्रामा बुरी तरह नाकाम हो चुका। महरंग के सहूलतकार कौमी इदारों को बदनाम करने में पेश हैं। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तियारी को चैलेंज करने वाले अनासिर को न सिर्फ भरपूर जवाब दिया है बल्कि पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। इस पर पूरी कौम और ख़ासकर अहले बलूचिस्तान उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर के इस एक्शन से भारत की दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब हो गया। पहले भी वाज़ेह किया था कि दुश्मन कभी अपने साजिशों में कामयाब नहीं होगा और हम हर जगह दुश्मन क़ुव्वतों का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ अली जरदारी और सदर जमीयत उलमा पाकिस्तान साहबजादा अब्दुल खैर मोहम्मद जुबैर की मुलाकात। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा पाकिस्तान के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद और 8 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक। सियासी समाजी मसाइल और बाहमी अमूर की अंजामदही के लिए 2 रुकनी कमेटी का ऐलान। हम बिलावल से कहना चाहते हैं कराची के फैसले वडेरे और जागीरदार नहीं अवाम करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पिछले 15 सालों में अवाम को जो सहूलियात मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। मजीद वो क्या कहते हैं आइए आपको दिखाते हैं। जो ये पूरा खिदमत का काम है ये सिर्फ ये नहीं है कि हम लोकलाइज करके बिल्कुल कर रहे हैं, हमारा विजन भी ग्लोबल है, इंसानियत की खिदमत है। इस वक्त जो गजा की सूरत हाल है, गजा में आपको पता है कि जिस तरह वहां पर बमबारी हो रही है, रात को भी कल भी जो 175 लोगों को शहीद किया गया है जो इसराइल ने बमबारी की है फलस्तीनियों पर, और ये अब तकरीबन 25-26 हज़ार लोग इसने कत्ल कर दिए अपनी बमबारी से। रात से उन्होंने रोके हुए हैं। इस वक्त भी आपने देखा होगा कि जो थोड़ा बहुत रिलीफ रफा बॉर्डर के जरिए से मिलता है उसमें जो ट्रक गए हैं, चौथी हमारी जो पूरी खेप थी इमदादी सामान की खिदमत की वो भी अल्हम्दुलिल्लाह गजा में दाखिल हो गई है। तो हमसे जो मुमकिन हो पा रहा है वो हम कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है तो हुकूमतों का, रियासतों का, मुस्लिम ममालिक का काम है कि वो वहाँ के लोगों को बचाने के लिए अपना कोई रोल प्ले करें। लेकिन जहाँ तक खिदमत का ताल्लुक है और उनकी रिहेबिलिटेशन का पूरा प्लान है वो अपनी जगह मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत ने पहले भी और इस वक्त भी पूरी तरह से हमारी तैयारी मुकम्मल है। जैसे ही कुछ ऐसा मौका मिलता है हम अपनी इमदाद को वहां पर पहुंचा देते हैं। अहम खबर दें, निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म हो गया। इजलास 2.25 घंटे तक जारी रहा। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी शुरू हो गया है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। जी खालिद, बताइएगा इजलास का अहवाल। जी उमैद देखें जी, वफाकी कबीना का इजलास अब शुरू हो चुका है, लेकिन इससे पहले 2.25 घंटे जो है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तमाम तर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, खासकर जो ईरान के साथ कशीदगी है उस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। दोनों ममालिक के दरमियान जो सफारती तल्लुकात मुनक़ता हो चुके थे, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना सफीर भी वापस बुला लिया था और ईरानी सफीर को भी यहाँ से मुल्क बदर जो है वो किया गया था, लेकिन वो क्योंकि तेहरान में मौजूद थे इसलिए उनको वहीं हुक्म दे दिया गया था कि वो वहीं पर हैं। लिहाजा दोनों ममालिक के दरमियान सफारती सतह के अलावा जो 2 तरफा अमूर थे उसमें भी तातल आ गया था और पाकिस्तान ने हर किस्म की एंगेजमेंट जो है वो ईरान के साथ मुनक़ता कर दी थी। लिहाजा आज इस तमाम सूरत हाल के ऊपर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में डिस्कस किया गया है, और जो निगरान वजीर खारजा हैं जलील अब्बास जिलानी, उन्होंने ईरानी वजीर खारजा के साथ उनकी जो बातचीत हुई, तुर्क वजीर खारजा के साथ जो बात हुई उसकी तमाम तफसीलात से आगाह किया
اور پاکستان نے ایک مطلب پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک سے بہتر تعلقات چاہتا ہے. ایران کے ساتھ بھی پاکستان بہتر تعلقات چاہتا ہے، جبکہ ایران کی جانب سے آج یہ تجویز دی گئی تھی کہ سفارتی سطح پر جو معطلی کی گئی ہے اس کو بحال کیا جائے. لہذا یہ تجویز بھی آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سامنے رکھی گئی. لہذا جو آج سفارشات تیار کی گئی ہیں قومی سلامتی کمیٹی میں، اس کی تمام سفارشات جو ہے وہ اب وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ڈسکس ہوں گی، جس کے بعد وہاں پہ منظوری دی جائے گی، اس کی توثیق کی جائے گی. اس کے بعد جو ہے وہ ایک مشترکہ اعلامیہ جو ہے جاری کیا جائے گا. بہت شکریہ خالد محمود آپ کا.